स्वागत और अभिवादन है प्यारे बच्चों का एनटीपीसी के इस बैच में। आइए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बेटा जो है कि हम लोगों ने देखा सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति प्रक्रिया, उसकी अधिकारिता, उसके कार्य क्षेत्र और उसके अधिकार। आइए अब हम लोग चलते हैं हाई कोर्ट्स में। उच्च न्यायालय जिसे बेटा कहा जाता है, आप जानते हैं भारत में वर्तमान समय में कुल 24 हाई कोर्ट हैं। कितने? 24 हाई कोर्ट हैं। भारत का पहला हाई कोर्ट आजादी के बाद कलकत्ता में बना स्थापित किया गया। और इसके बाद फिर सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट हमारा कौन सा है? मणिपुर। तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा उच्च न्यायालय जिसे कहा जाता है हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। और उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है कि भाग 6 अनुच्छेद 214 से 232 तक। अनुच्छेद 214 से 232 में हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। और आप जानते हैं वर्तमान में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 24 हाई कोर्ट की संख्या है। कुल संख्या हाई कोर्ट्स की कितनी है? 24 है। क्योंकि बेटा कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जो वैसे तो संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन इसके बाद फिर उसे संशोधन करते हुए कहा गया कि जो है कि एक हाई कोर्ट को एक से अधिक राज्यों की अधिकारिता भी दी जा सकती है। जैसे आप देखिए, चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब को भी देखता है, हरियाणा को भी देखता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट वो जो है कि 4 प्रांतों को देखता है। आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, नागालैंड को देखता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखिए कि बेटा कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों की अधिकारिता लेकर चलते हैं। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट के मामले में हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है। हाई कोर्ट के मामले में संविधान कहता है कि यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होगा। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय होगा। ठीक है, जिसकी अधिकारिता माने अधिकार क्षेत्र, प्रभाव, इसकी अधिकारिता पूरे राज्य पर है। इसकी अधिकारिता पूरे राज्य पर होगी। जैसे अगर उत्तर प्रदेश का जो है कि है कोई हाई कोर्ट, तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश की जितनी जो है कि सीमा रेखा है वह पूरा उसका अधिकार क्षेत्र होगा। ठीक है, और इसके बाद अनुच्छेद 214 क्या कहता है? अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, इसके बाद फिर परंतु 231 क्या कहता है? अनुच्छेद 231 क्या कहता है? अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद 2 या 2 से अधिक या किसी संघ शासित 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। एक ही हाई कोर्ट की
स्थापना कर सकती है। ये बेटा संसद का विशेषाधिकार है। जैसे हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 214 तो कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन फिर पुनः अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि जो कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बना सकती है, अथवा 2 या 2 से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक हाई कोर्ट बना सकती है। और इसी क्रम में संसद ने काम भी कर दिया। जैसे आप देखिए जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है, ये कितने प्रांतों को देखता है? 4 प्रांतों को देखता है। और अगर आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट को देख लीजिए तो ये जो है कि कितने को देखता है? ये 2 प्रांतों को देखता है। ठीक है, इस प्रकार अगर आप देखें तो इस प्रकार जो है कि जो 2 प्रांतों को देखता है। जो हैदराबाद का भी हाई कोर्ट है, हैदराबाद का भी हाई कोर्ट 2 प्रांतों को देख रहा है। हैदराबाद भी 2 को देख रहा है, जिसमें आप देखिए हैदराबाद को देख रहा है और तेलंगाना को भी देख रहा है। एक ही हाई कोर्ट से 2 प्रदेशों का काम चल रहा है। चंडीगढ़ वाले मैटर में आप देखिए ये पंजाब को भी देख रहा है और हरियाणा को भी देख रहा है। ठीक है, आपने गुवाहाटी में देखिए ये अरुणाचल प्रदेश को देख रहा है, नागालैंड को देख रहा है, मिजोरम को देख रहा है और असम को देख रहा है। इस प्रकार आप देखिए कि अनुच्छेद 231 जो कहता है वो तो परिणित भी हो गया कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। ठीक है, अब देखिए न्याय तो वर्तमान समय में इस प्रकार कुल हाई कोर्ट की संख्या 24 अभी मैंने आपको बताई। आइए अब हम देखते हैं बेटा न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायाधीशों की योग्यता, कौन लोग न्यायाधीश बन सकते हैं, वो योग्यता का चर्चा किया जाए तो पहली बात यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आप लोगों को बात बेटा समझ में आ रही है ना, मैं जो कह रहा हूं? 1 जनवरी 2019 से 25 वर्ग कर रहा। अच्छा, ये कौन बोल रहे हैं? अभी तक तो जो है कि 24 ही बेटा थे। 2013 में मणिपुर था, अब ये तेलंगाना वाला मैटर हो गया होगा तो वो अलग बात है। ठीक है, मिथिलेश कुमार 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऋषिकेश चौरसिया अलग हो गया है। आंध्र प्रदेश में SC है, चलिए ठीक है, तो ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है हैदराबाद तेलंगाना का अलग हो गया, आंध्र प्रदेश का अलग हो गया, तो कुल मिला के कितने हो गए? 25 हो गए। सर जी आप अपडेट नहीं रहते हैं, हाई कोर्ट 25। ऋषिकेश चौरसिया बेटा देखिए ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी है कि हम आपसे ही अपडेट हो जाते हैं। अब जो है कि 25 हाई कोर्ट हो गए हैं। चलिए मैं अभी लिख देता हूं, वर्तमान समय में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? कुल हाई कोर्ट की संख्या इस समय कितनी है? 25 हो गई है। ठीक है, आइए तो जो है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला मैटर, इसको बेटा ठीक है, देखिए आपने मुझे भी अपडेट कर दिया और आप अपडेट है, अच्छी बात है, आपकी रोशनी में हम भी रोशन हो गए हैं। तो योग्यता इनकी देखिए बेटा, योग्यता में ये भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक जो है कि होना चाहिए। और भारत के नागरिक होने के साथ इनकी दूसरी योग्यता आप देखिए कि ये जो है कि किसी भी भारत में 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो, मतलब कि 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो। इसको अभी आपको मैं थोड़ा सा डिटेल समझाऊंगा। ओह सॉरी, भारत का नागरिक हो और 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो। न्यायिक अधिकारी का मतलब बेटा इसको इस तरह से समझिए, देखिए एक होता है PCS जे, ठीक है, ये जो PCS जे होता है इसको बोलते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विस जुडिशरी, और इसके लिए जो है कि ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है वह परीक्षा कराता है, राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है।
राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है, और राज्य लोक सेवा आयोग कराता है, पहले प्री कराता है, इसके बाद मेंस कराता है, इसके बाद वो इंटरव्यू लेता है, और जो लोग ये तीनों परीक्षाओं को क्वालिफाई कर जाते हैं उन्हें पीसीएसजे बना दिया जाता है। और पीसीएसजे में पहला पद क्या होता है? मुंसिफ मजिस्ट्रेट का। क्या होता है? मुंसिफ मजिस्ट्रेट का होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे ये लोग प्रमोशन करते हैं, एसीजीएम बनते हैं, सीजीएम बनते हैं, एडीजे बनते हैं, डीजे बनते हैं। वही बात यहाँ कही गई है कि 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो। एक तो ये लोग हो सकते हैं, दूसरा जो है कि एक यह भी है कि एक होता है बेटा, आप समझे होंगे, एचजेएस कहा जाता है उसको, एचजेएस। एचजेएस का क्या मतलब होता है? एचजेएस का मतलब होता है हायर जुडिशरी सर्विसेज। हायर जुडिशरी सर्विसेज एचजेएस का मतलब होता है। ठीक है, हाँ अभी ये सब बता रहे हैं। एचजेएस का मतलब होता है हायर जुडिशरी सर्विस, और हायर जुडिशरी सर्विस इसका एग्जाम कौन कराता है? इसका एग्जाम कराता है हाई कोर्ट कराती है। इसमें वही लोग जो है कि बैठ सकते हैं जिनके पास 7 वर्ष की वकालत का अनुभव हो। 7 वर्ष की वकालत का अनुभव होने वाले लोग एचजेएस की परीक्षा में बैठते हैं, जिसे हाई कोर्ट कराता है। और जब आप इसमें भी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू हाई कोर्ट के जजेज लेते हैं, और जब आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो आपकी नियुक्ति होती है डायरेक्ट बेटा एडीजे पर। समझ गए? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पर। एडीजे से जब आप ऊपर जाएंगे तो आप डीजे कहे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज कहे जाएंगे, और जब डीजे का प्रमोशन होता है तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यही बात इसमें कही गई है कि अगर वो 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो तो उसे जो है कि हाई कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। ठीक है, हाँ आगे हम लोग देखिए। 10 वर्ष तक। अब किसी अथवा मान ये हो गया, या दस वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत किया हो। 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत किया हो। ये 3 योग्यताएं यदि उसके पास है, वह भारत का नागरिक है, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो, अथवा 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत किया हो, तब इन्हें जो है कि हाई कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? देख लीजिए, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बेटा इनकी नियुक्ति की जाती है, परंतु राष्ट्रपति सलाह लेते हैं द्वारा, परंतु राष्ट्रपति सलाह लेते हैं। किसकी सलाह लेते हैं? देखिए, राष्ट्रपति सलाह लेते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह लेते हैं? नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अन्य न्यायाधीश, प्लस 2 अन्य न्यायाधीशों की सलाह लेते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अन्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के ही जज होते हैं, उनकी सलाह लेते हैं। और दूसरा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, जिस राज्य के हाई कोर्ट से ये जो है कि जिस राज्य के हाई कोर्ट में ये नियुक्तियां हो रही हैं, उस राज्य के राज्यपाल से भी ये सलाह लेते हैं। और इसके बाद फिर अगर आप देखिए तो इस तरह से वो जो है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कर दी जाती है। अब इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल महोदय। शपथ कौन दिलाएगा? इनको शपथ दिलाएंगे राज्यपाल महोदय द्वारा, इन्हें शपथ दिलाई जाती है। इनका वेतन कितना होगा? इनका वेतन होगा 2.5 लाख। वेतन 2.5 लाख प्रति माह होता है।
ठीक है। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये जो वेतन होता है, ये वेतन होता है मुख्य न्यायाधीश का, मतलब राज्य के चीफ जस्टिस का ये वेतन होता है 2.5 लाख। हाई कोर्ट में भी तो चीफ जस्टिस है और इस 2.5 लाख उनका वेतन होता है, और 2,25,000 वेतन होगा जो है कि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन होगा। ठीक है, इस प्रकार आप देखिए कि मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख, जो अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन कितना होगा, 2,25,000। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल बेटा होता है 62 वर्ष। 62 वर्ष की उम्र तक ये अपने कार्य पर रह सकते हैं, परंतु जो है कि समय से पूर्व भी इन्हें हटाया जा सकता है, समय पूर्व भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है। समय पूर्व भी इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया वही है महाभियोग जैसी, जिसे कहा जाता है सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता। सिद्ध कदाचार का मतलब कि कोई ऐसा इनके दुर्व्यवहार, दुराचरण का आरोप लगा है और जांच हुई, वह सिद्ध हो गया, तो इसको सिद्ध कदाचार बोला जाता है। अथवा असमर्थता, असमर्थता का मतलब स्वयं ही असमर्थ हो गए हो, स्वयं ही असमर्थ हो गए हो, मतलब दिमाग कुछ कोई मैटर आ गया हो, असमर्थ हो गए हो काम करने में, तो समय पूर्व भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, नंबर 1 सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार, एवं दूसरा असमर्थता। सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। कैसे पद से हटाया जाएगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा इन्हें पद से हटाया जाएगा, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 के सब आर्टिकल 4 में। ठीक है, और उसमें क्या कहा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। और इसमें क्या कहा गया है, 124(4) क्या कहता है, ये बेटा कहता है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं इन्हें पद से हटाया जाएगा। लेकिन पद से हटाया तब जाएगा जब ये काम करने में असमर्थ हो, अथवा इनके ऊपर कोई आरोप लगाया गया हो और वह आरोप सिद्ध हो गया हो। आरोप सिद्ध, मान लीजिए हाई कोर्ट के बेटा किसी जज पर आरोप लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय जो है कि सुप्रीम कोर्ट की जजेज की अध्यक्षता में जो है कि एक समिति का निर्माण करते हैं, और वह समिति इनके विरुद्ध जो आरोप लगता है, इनके आरोपों की जांच करती है, और यदि ये आरोप सिद्ध पाए गए तो इनके खिलाफ जो है कि संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया शुरू होगी, जिसका वर्णन आर्टिकल 124 के सब आर्टिकल 4 में किया गया है। और इसका मतलब यह है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा जब कोई ये प्रस्ताव पास हो जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे, तब न्यायाधीश महोदय को जाना पड़ेगा। तो ये हो गया जो है कि आपका, ये हो गया ये जजेज के संबंध में इनकी जो है कि बातें, कि किस प्रकार इनकी नियुक्ति होती है, किस प्रकार इन्हें पद से हटाया जा सकता है। हाँ, क्या कर रहे हैं बेटा, हाँ, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति 224। अपर न्यायाधीश वो तो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, जो है कि मिथिलेश कुमार बेटा, जो है कि कभी कभी जब जो है कि मामला बढ़ जाता है तो हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि जो है कि मान लीजिए केस बढ़ गया है, तो जो है कि उस विशेष केस की सुनवाई के लिए जल्दी से केस सॉल्व हो जाए, जो है कि कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाती है, जिसे तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक है, नहीं बेटा ये जो है कि जो रवि, ये 62 वर्ष है, 65 क्लियर कर लीजिए। ये बेटा हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश है उसकी उम्र 62 वर्ष है। ठीक है, आगे चलिए। आइए अब जो है कि हम लोग देखते हैं, अब मतलब कि एक हमसे खता हो गई, 24 25 के 24 हो गया, तो आप लोग इतना शक करोगे तो कैसे चलेगा।
24 बेटा वो थोड़ा सा जो है कि कभी कभी दिमाग से वो हो जाता है। तो कुल हाई कोर्ट की संख्या जो है कि 25 हो गई है और मैं इसको 24 बोल रहा था। अब आप लोग जो है कि हर बात है पर जो है कि ठीक। आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट का क्या क्या क्षेत्राधिकार होता है जरा हम लोग देखें बेटा। तो हाई कोर्ट का जो पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का यह मतलब होता है कि बिना अपील हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बिना अपील के मतलब साधारणतः आपको जो है कि लोअर कोर्ट जिला अदालत में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में जाना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में जब आपके विरुद्ध फैसला होता है तभी आप जो है हाई कोर्ट में गुहार करते हैं उस फैसले के विरुद्ध। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बिना अपील के ही, मतलब बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए आप डायरेक्ट जो है कि चले आइए हाई कोर्ट में, और वो मामले कहे जाते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें बेटा वही बात कही गई है कि हाई कोर्ट में बिना अपील के सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बिना अपील सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये कि मौलिक अधिकारों के हनन पर, मौलिक अधिकारों के हनन पर, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है। या न्यायालय की अवमानना होने पर, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना का मतलब है कि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है या लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, बावजूद इसके जिसके खिलाफ डिसीजन दिया है वह उस डिसीजन को मान नहीं रहा है, तो इसे कोर्ट की अवमानना कहा जाएगा। और इस अवमानना के विरुद्ध आप तुरंत जो है कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि वो कोर्ट की बात मान नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त आप देखिए सांसद, विधायक, सांसद, विधायक, स्थानीय स्वशासन से संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित निर्वाचन, तलाक, वसीयत एवं सैन्य विभाग। अब देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब मैंने आपको बताया कि बिना लोअर कोर्ट में गए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कौन कौन से मामले हो सकते हैं? यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले जाइए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। न्यायालय की अवमानना हो गई हो, मतलब कि कोई ऐसा मैटर हो जिसमें जो है न्यायालय ने आदेश दिया हो और जिसके लिए आदेश दिया हो वो आदेश मान ही नहीं रहा है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले जाइए कि सर ये तो न्यायालय की अवमानना है, हाई कोर्ट जो है कि उनकी खबर लेगा। और मान लीजिए कोई सांसद है, विधायक है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित, मतलब कि जैसे कि ग्राम प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, अथवा नगर पालिका के अध्यक्ष है, महापौर हैं, इन लोगों को चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित कोई बात विवाद है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ सकते हैं। अथवा तलाक का मैटर है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ सकते हैं। वसीयत का कोई मैटर है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ सकते हैं। सैन्य विभाग का कोई मैटर है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ सकते हैं, मतलब सशस्त्र बलों से संबंधित। तो ये जो है कि आप देखा कि हाई कोर्ट का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है इसमें बेटा कहा गया कि बिना अपील के हम सीधे हाई कोर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए नंबर 2 अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कहा गया है कि अपने अधीनस्थ
ये मतलब अधीनस्थ न्यायालय। इसके अधीनस्थ कितने न्यायालय हैं? इसके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं वो जिला न्यायालय हैं बेटा। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय थोड़ा कभी कभी ये बोर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है, तो अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनता है। अपील सुनने का अधिकार, तो वो अधीनस्थ न्यायालय मतलब बेटा जिला न्यायालय। और जिला न्यायालय आप जानते हैं कि वो चाहे दीवानी का मामला हो, वो चाहे फौजदारी का मामला हो, दोनों मामलों में हाई कोर्ट में जो है कि अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। ठीक है। नंबर 3 देखिए, अंतरण संबंधी, अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार। इसका मतलब ये होता है कि अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी अपने अधीन, चाहे जिला अदालत हो, चाहे अन्य अदालत हो, मुंशी मजिस्ट्रेट की अदालत हो, वहां से कोई भी मामला वो अपने पास मंगवा के सुन सकता है। ये दूसरे ये लगता है कि इस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मैटर है या कोई राष्ट्रीय हित का मैटर है, बड़ा मैटर है, तो उसको बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोग लस्सी भेज रहे हैं, बहुत अच्छी लगी जो है कि रवींद्र, बहुत सही बेटा। सागर श्रीवास्तव, अरे वाह, इतने ऋषिकेश चौरसिया, बहुत सही बेटा। जो है कि नीलम रानी क्या कह रही है, थोड़ा बड़ा लिखे सर। अच्छा ठीक है बेटा, बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। एक जो है कि लाइफ हैकर क्या क्या नाम तुम लोग रखते हो यार, मतलब हद कर दिए, पूरा जेम्स बॉन्ड के बाप बन गए हो। आइए, तो अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार में बेटा हम लोग क्या देखते हैं कि अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार में मैंने आपको बताया कि जो है कि हाई कोर्ट अपने अधीन किसी भी न्यायालय से, अपने अधीन किसी भी न्यायालय से कोई भी मामला अपने पास मंगवा सकता है, अपने पास सुनवाई के लिए मंगवा सकता है। समझ गए? अपने पास सुनवाई के लिए मंगवा सकता है। क्लियर? यह हो गया अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार। आगे देखिए, नंबर जो है कि नेक्स्ट नंबर 4, लेख जारी करने का अधिकार। लेख जारी करने का अधिकार। अब लेख जारी करने का अधिकार मतलब बेटा आप याद कीजिए, वही 5 लेख जारी करता है। 5 आदेश, कौन कौन से आदेश आप याद कीजिए, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर में भी बताया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। फिर आपको मैं बता देता हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब बंदी को पेश किया जाए। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं इस काम को रोकने के लिए। परमादेश का मतलब किस अधिकार से। प्रतिषेध का मतलब कि जो है कि इस काम को रोकना है आपको। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि किसी भी सूचना को, मामले को अपने पास मंगवा लेते हैं। अधिकार परीक्षा का मतलब है कि किस अधिकार से आप यह काम कर रहे हैं, आपको यह अधिकार नहीं है। ठीक है, तो लेख जारी करता है हाई कोर्ट जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो 5 प्रकार के लेख जारी करता है। आप तो जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर बेटा आप डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं। नंबर 5 हम लोग देखिए, अधीक्षण, पर्यवेक्षण, अधीक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार। पर्यवेक्षण एवं अधीक्षण संबंधी, पर्यवेक्षण अधीक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार। पर्यवेक्षण अधीक्षण का मतलब होता है बेटा कि अपने अधीनस्थ न्यायालयों के प्रत्येक कार्य की ये जांच करता रहता है
उनको नियंत्रित करता है, उनको निर्देशित करता रहता है। जैसे जो भी जिला लेवल की जो भी अदालतें होती हैं हाई कोर्ट से संबंधित, वे सभी जो है कि अपने अधीनस्थ जितनी भी हैं उनको जो है कि है तो अपने सहायक न्याय, तो इसका भी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अपने सहायक न्यायालयों, अपने सहायक न्यायालयों मतलब जो जिला अदालतें हैं जो है कि अपने सहायक न्यायालयों को नियंत्रित करती हैं, नियंत्रित करती हैं और उन्हें निर्देशित करती हैं। ठीक है, कोई भी मैटर उलझा है तो जो भी अपने अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला लेवल के न्यायालय हैं, उन सबको जो है कि नियंत्रित करती हैं और उन सबको ये निर्देशित भी करती हैं। नंबर 6 आप देखिए, अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय का क्या मतलब होता है? अभिलेखीय न्यायालय का मतलब होता है बेटा कि जैसे याद कीजिए मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं वे अभिलेखों के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और वो नजीर होते हैं, मतलब उन्हीं निर्णयों के आधार पर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स अपने फैसले सुनाती हैं। तो उसी प्रकार जो हाई कोर्ट के भी जो फैसले होते हैं ये भी अभिलेखों के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। इस प्रकार का कोई भी मामला वाद विवाद आने पर जो इसके अधीनस्थ न्यायालय है, जो जिला अदालतें हैं, इसी प्रकार से वो भी अपने निर्णय सुनाती हैं। ठीक है, तो उसे अभिलेखों के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। जैसे आप देखिए तमाम वकील साहब के लोगों के पास जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले रखे रहते हैं नियम कानूनों से संबंधित। तो मान लीजिए कोई भी विवाद आया तो किसी भी विवाद को आने पे वकील साहब सबसे पहले देखेंगे कि इस टाइप के विवाद पे हाई कोर्ट ने कौन सा निर्णय दिया है इसके पहले, और वो उसकी कॉपी उनके पास रहती है और ठीक वही जो है कि पेश कर देते हैं लोअर कोर्ट में। सर ये देखिए इस टाइप के मामले में जो कि हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का डिसीजन दिया था, आप भी ऐसा ही डिसीजन दे दिए, तो लगभग वो उसका अनुकरण ही करते हैं। इसलिए अभिलेखीय न्यायालय का मतलब यही है कि जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ जो हाई कोर्ट के निर्णय होते हैं, हाई कोर्ट के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, हाई कोर्ट के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नजीर हैं, नजीर हैं, साक्ष्य हैं, साक्ष्य हैं। नजीर का मतलब वो हाई कोर्ट किसी भी मैटर पे अगर जो डिसीजन देती है सेम उसी टाइप का मैटर अगर लोअर कोर्ट में आया है तो वो उसी डिसीजन को फॉलो करेंगे, उसी टाइप से वो भी डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, ये जो बेटा न्यायिक पुनरावलोकन होता है ये जो है कि सांसद जो विधानमंडल के किसके किसके जो है कार्यों का, मान लीजिए सांसद जो भी जो है कि कानून बनाती है या विधानमंडल, सांसद का संसद होगा, संसद बेटा जो भी कानून बनाती है या विधानमंडल जो भी कानून बनाते हैं उन सभी कानूनों का ये पुनरावलोकन कर सकते हैं और यदि देखेंगे कि यदि ये कानून संविधान की आत्मा के विरुद्ध है, विपरीत है, तो उन कानूनों को ये नष्ट कर सकते हैं, मतलब उन कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। इस प्रकार इनके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जो भी संसद विधानमंडल द्वारा जो भी जो है कि विधियां बनाई जाती हैं। और इसी प्रकार ये कार्यपालिका के भी कार्यों का, कार्यपालिका के कार्यों का भी जो है कि पुनरावलोकन करती है, कार्यपालिका की ठीक प्रकार से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सारे काम जो है कि न्यायिक पुनरावलोकन के तहत हाईकोर्ट द्वारा किए जाते हैं। अब देखिए कुछ आपको बेटा तथ्य बता दें, भारत का आजादी के बाद भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा था? आजादी के बाद भारत का पहला हाई कोर्ट था कलकत्ता, कोलिकाता जिसको आज आप कहते हैं, कलकत्ता न्यायालय। और इसका गठन कब हुआ था? 1962 में इसे गठित किया गया था, कलकत्ता जिसको आप कोलिकाता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद भारत का जो है कि आप देखिए कुल 25 न्यायालय हैं। भारत का 24वां न्यायालय कौन सा है? भारत का 24वां न्यायालय है जो कि मणिपुर। ठीक है, और इसका गठन हुआ 2013 में। और भारत का 25वां न्यायालय कौन सा है? 25वां हाई कोर्ट आप जानते हैं हैदराबाद तेलंगाना वाला मैटर था, तो इसको जो है कि कहिए। और ये गठित हुआ कब? 2019 में। ठीक है, इस प्रकार जो है कि कुल 25 जो है कि हाई कोर्ट हमारे पास हो गए हैं बेटा।
अब हम लोग ये देखते हैं, अब मैं ये आपको ये बता चुका हूँ कि जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट 4 जो है कि राज्यों को कवर करता है। एक जो है कि कवर कर रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश को कवर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को कवर कर रहा है। दूसरा कवर कर रहा है नागालैंड को। इसके बाद फिर मिजोरम को कवर कर रहा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और असम, हाँ असम को कवर कर रहा है। इस प्रकार 4 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है, गुवाहाटी। इसके बाद आप देखिए चंडीगढ़ वाला मैटर, चंडीगढ़ वाला जो हाई कोर्ट है ये 2 राज्यों को कवर कर रहा है, एक पंजाब को और दूसरा कवर कर रहा है हरियाणा को। ठीक है, और हैदराबाद वाला मैटर बेटा शांति ही हो गया है, तो हैदराबाद वाला मैटर खत्म हो गया है। इस प्रकार आपने देखा कि हाई कोर्ट। अब बेटा कल हम आपको पढ़ाएंगे जिला न्यायालय। जिला न्यायालय के बाद उसमें सत्र न्यायालय देखेंगे, फास्ट ट्रैक अदालतें देखेंगे, पारिवारिक अदालतें देखेंगे, ये सारी अदालतें देखेंगे। जो कि बहुत अच्छा मिथिलेश, बस आप लोग इसी तरह से करते रहिए बेटा, बहुत आनंद आ जाएगा। शिवम, जितेंद्र, अमित कुमार, राज जायसवाल, आशीष अग्निहोत्री, बिल्कुल बेटा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। जो है कि मेघा पाल, थैंक यू सो मच, यू टू डियर। अंकित कसेरा, थैंक यू बेटा। प्रमोद, कोलकाता, बहुत अच्छे बेटा, आप सभी लोग जो है कि हमारे साथ हैं। राम लखन सिंह, अंजनेश पाल, जितेंद्र कुमार, ये क्या है VKG051, एक से एक तुम लोग नाम रखते हो। थैंक यू ऋषिकेश बेटा। पुष्पा कुमारी, ठीक है, अगले क्लास में प्लीज बड़ा, बिल्कुल बेटा पुष्पा, अगले क्लास में बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, कल बेटा हम लोग फिर मिलते हैं, और जो है कि इसी तरह से पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और अपने सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।